नमस्कार, आप देख रहे हैं पर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। दिल्ली की रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि नए नियमों के तहत दिल्ली में BS3 और BS4 की बसें नहीं चल पा रही हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम लगातार दिल्ली में बसों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए परिवहन निगम यूपी के मोहन नगर और कौशाम्बी तक बसें संचालित करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा शासन को 100 नई BS6 मॉडल की बसें खरीदने का प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। ऐसे में इन बसों को भी दिल्ली रूट पर चलाने की योजना है। जैसा आपको मालूम है कि 130 नई बसेस का तो ऑलरेडी जा चुका था, जिसमें से 103 बसेस हमें प्राप्त हो चुकी हैं। 27 बसेस अभी इस फोर्टनाइट तक हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 100 नई BS6 डीजल बसेस खरीदने का प्रस्ताव हमारे बोर्ड ने पास किया था। उसको शासन में प्रस्ताव भेजा गया था। शासन से 1-2 दिन में इसकी अनुमति आते ही इन बसों को क्रय करने के लिए अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। थी उनके तहत हम जो पुरानी हमारी BS3 और BS4 की बसेस थी वो नहीं चल पा रही हैं। वर्तमान में जो हमारी बसेस चल रही हैं वो तकरीबन 181 CNG बसेस अभी हमारे दिल्ली रूट पे चल रही हैं। उसके अलावा 12 वोल्वो बसेस चल रही हैं BS6 की। और हमने जो नई बसेस खरीदी थी अभी 130 जो बसें आनी थी उसमें से 103 बसेस अब तक आ चुकी हैं। तो इन बसों की सहायता से, ये तकरीबन 300 के आसपास बसेस हैं, इनकी सहायता से हम दिल्ली रूट पर आवागमन कर रहे हैं। जहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है, जैसे वोल्वो बसेस में हम उनके फेरे भी बढ़ा दे रहे हैं। और पूरा हमारा प्रयास है कि किसी भी यात्री को कोई समस्या ना होने पाए। डिपोज को सबको हमने अलर्ट मोड पर रखा है। इसके अलावा जैसे जो बसें दिल्ली तक नहीं टच कर पा रही हैं, तो उसमें हम ये भी बात कर रहे हैं यूपी से कि मोहन नगर और कौशाम्बी तक हम कुछ बसें उसमें से चला दें, तो उससे भी हमारी काफ़ी समस्या हल हो जाएगी। तकरीबन 12 बसें मोहन नगर के लिए और 10 से 12 ही बसें कौशाम्बी तक चलाने के लिए, ऐसा हमारा प्लान है। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का 3 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण शुरू हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले निरीक्षण के दौरान भारतीय शिक्षा समिति उत्तराखंड के निरीक्षक कॉलेज की व्यवस्थाओं को गहनता से देखेंगे। कॉलेज में मानकों के अनुरूप छात्रों को शिक्षा दी जा रही है या नहीं, इस पर भी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना बताया जा रहा है। सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार की ओर से आयोजित क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में उत्तराखंड को देश के सभी राज्यों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष मिशन की ओर से क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदनों के बाद उत्तराखंड को 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में गुजरात प्रथम और उड़ीसा दूसरे स्थान पर रहा है। सर्वे में शामिल उत्तराखंड के लगभग 40% पब्लिक टॉयलेट स्वच्छता और सुरक्षा के उच्चतम कोटि के मानकों पर खरे उतरे हैं। अल्मोड़ा पुलिस का नशे पर वार लगातार जारी है। जिले के SSP देवेंद्र पीछा के कुशल नेतृत्व में नशे और नशे के सौदागरों पर नकेल कसने का कार्य बखूबी किया जा रहा है। यहां अवैध मादक पदार्थों के साथ नशा तस्कर लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। एक बार फिर जिले की आपको बता दें कि भतरौंज खान पुलिस ने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में तस्करी कर रहे युवक को कुल 4 किलो 940 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है और संलिप्त एक विधि विवादित आपको बता दें कि किशोर को संरक्षण में ले लिया है। भतरौज खान पुलिस टीम ने किशोर के कब्जे से 1 लाख से अधिक कीमत का कुल 4 किलो 940 ग्राम गांजा भी बरामद किया है।
हल्द्वानी के दमुआ डूंगा क्षेत्र में 16 नवंबर को हुई बड़ी चोरी का मामला काठ गोदाम पुलिस ने 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7.9 लाख के बहुमूल्य जेवरात और अन्य कीमती सामान बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 16 नवंबर को काठ गोदाम थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 स्थित वादी किशन राम के घर से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, गैस सिलेंडर, नकदी व अन्य सामान चोरी कर लिया था। इस मामले में 19 नवंबर को बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद एसएसपी प्रहलाद मीणा के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक हरबंश सिंह, क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी और थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने गहन जांच के बाद आरोपी गौरव कुमार और बबलू आर्या को गिरफ्तार कर लिया है। थाना काठगोदाम के डमाडोंगा क्षेत्र में एक परिवार के बाहर जाने पर उनके घर में चोरी की गई और उनके द्वारा बताया गया उनके घर का कुछ घरेलू सामान और कुछ जेवरात जो है वो चोरी कर लिए गए। तो इसमें थाना काठगोदाम में एफआईआर पंजीकृत की गई और एफआईआर पंजीकृत करने के बाद में काठगोदाम थाना अध्यक्ष दीपक बिष्ट, उनके नेतृत्व में एक टीम हमने गठित की और इस टीम के द्वारा जो 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से जो चोरी किया हुआ सारा सामान बरामद कर लिया गया और जो बरामद सामान है उसकी कीमत 8 लाख रुपए के आसपास है। कोई आपराधिक इतिहास? इनमें से जो एक अभियुक्त है गौरव, उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो पहले भी चोरी घटना को अंजाम दे चुके। उत्तर भारत के प्रमुख प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में 23 नवंबर तक 4 दिवसीय 5वां देहरादून अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यह महोत्सव उत्तर भारत का सबसे बड़ा महोत्सव है। महोत्सव का समापन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी करेंगी। आपको बता दें कि यूसर की निदेशक अनीता रावत ने बताया कि देहरादून अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव की शुरुआत 2020 में यूकोस्ट के संरक्षण में हुई थी। हमेशा से एक सहयोगी संस्था के रूप में उनके साथ रहे हैं और इस वर्ष भी 5वें DISTF में यूसर एक मुख्य सहयोगी संस्था है, जिसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की जितने नए एस्पेक्ट्स हैं उनको छात्रों को उन तक कैसे पहुंचाया जाए और इसके लिए इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आकर बच्चों को एक ही मंच पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, समझने को मिलती हैं, ये हमारा प्रयास रहा है। और हमारा जो प्रयास है हमारी मुख्यतः हम वैज्ञानिक अभिवृत्ति को कैसे विकसित करें और इसमें हमने हमारे जो विज्ञान चेतना केंद्र है जहाँ पर निरंतर हमारी पर्यावरणीय और वैज्ञानिक गतिविधियां संचालित होती रहती हैं, उन छात्रों को हमने प्रोत्साहित किया है कि इस DISTF में भागीदारी करें, चाहे वो रोबोटिक्स की वर्कशॉप, मैथमेटिक्स की वर्कशॉप हो या हमारी STEM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की वर्कशॉप, साइंस क्विज हो, साइंस पोस्टर्स हो। पोस्टर से मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों के अंदर, और हम पहाड़ में हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन सिर्फ जरूरत इस बात की कि उनकी प्रतिभा को एक मंच दिया जाए, उनको एक अवसर दिया जाए और उनके अंदर वो जो एक झिझक है, आगे आने की झिझक है, उसको खत्म किया जाए। और एक बार अगर हम इन बाधाओं से बच्चे को मुक्त कर लेते हैं और ये बच्चे के लिए इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है ये एक बहुत अच्छा मंच है कि उनको सारी टेक्नोलॉजीज से अवगत होने का अवसर मिलता है, नई विधाओं को जानने का भी मौका मिलता है और उनके अंदर एक चिंतन कौशल विकसित होता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी विकसित होती है। और हमारा भी ध्येय यही है कि हम छात्रों के अंदर क्रिएटिविटी को कैसे विकसित करें ताकि एक इनोवेशन उनके अंदर, नवाचार की भावना आए और एक वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपनी दिशा को लेकर। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी में पुलिस मुख्यालय से जारी आदेशों के अनुक्रम में फरार और इनामी बदमाशों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान काफी सफल साबित हो रहे हैं। एडिशनल SP कुटद्वार जया बलूनी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि जनपद पौड़ी में जितने भी इनामी और फरार बदमाश थे सभी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। कि ये मुख्यालय स्तर पर भी और SSP महोदय के स्तर पर भी लगातार निर्देश जारी किए जाते हैं, अभियान चलाया जाता है जो फरार मुलजिम हैं और जो इनामी मुलजिम हैं उनके पकड़ने के लिए। और फिलहाल तक हमारे यहाँ पर जितने भी फरार मुलजिम थे या जो भी हमारे यहाँ इनामी थे सभी पकड़े जा चुके हैं। वर्तमान में कोई भी हमारे यहाँ पर नहीं है फरार मुलजिम।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के मोहान स्थित केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधीन इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड IMPCL के निजीकरण के 1 घंटे उपवास पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित आपको बता दें कि विभिन्न संगठनों के लोगों ने IMPCL को अपना समर्थन दिया। 1 घंटे सांकेतिक उपवास भी किया। IMPCL फैक्ट्री हजारों कर्मचारियों व ग्रामीणों को रोजगार देती है। आपको बता दें कि कर्मचारियों के साथ स्थानीय व आसपास के कई गांवों के लोगों को भी रोजगार मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह लड़ाई कर्मचारी के अधिकारों और आजीविका को बचाने की लड़ाई है। माननीय हरीश रावत जी का विधिवत पूर्ववत कार्यक्रम 16 अक्टूबर को रामनगर में पद यात्रा के दौरान उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर वहां पर मौन उपवास रखूंगा। उत्तराखंड के केदारनाथ का विधानसभा का उपचुनाव होने के कारण, व्यस्तता होने के कारण उन्होंने हमें वहां भेजा और हमने उस 14 अक्टूबर को एक IMPCL बचाओ, उद्योग बचाओ और नेहरू जी के जन्मदिन को उद्योग बचाओ के रूप में मनाया। हमने भी वहाँ 2-3 घंटे का वहाँ पर उपवास और धरना प्रदर्शन किया और रावत जी ने कहा था कि 20 नवंबर को मैं 2 घंटे का उपवास वहाँ पर रखूँगा और उसी के तहत रावत जी आज आए थे। और रावत जी ने कर्मचारियों को पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि जहाँ मेरी ज़रूरत हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास कूच हो, चाहे क्षेत्र के हमारे कुमाऊं गढ़वाल के 5 सांसदों के घर में उनको जगाने का काम हो, चाहे विधायकों को जगाने का काम हो, मैं इस लड़ाई में हम सब लोग माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में IMPCL कर्मचारियों के साथ हैं। माननीय हरीश रावत जी हमेशा संघर्षों के प्रतीक माने जाते हैं। उत्तराखंड की पहचान है, आवाज़ है। लगातार वो केदारनाथ में विगत 10 दिन के प्रचार करने के बाद IPL जो फैक्ट्री हमारी IPCL मोहान की, जो हमारी एक नामी ग्रामी आयुर्वेद फैक्ट्री है देश के अंदर और लगातार फायदे पे जा रही है फैक्ट्री को यहाँ पर जो है वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है निजी हाथों के द्वारा। इसका हम विरोध करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जानकारी हमने प्राप्त की है, कम से कम यहाँ 1000 लोग फैक्ट्री के अंदर प्रत्यक्ष रूप से कोई संविदा कर्मचारी, कोई दैनिक भोगी और कोई परमानेंट स्थायी कर्मचारी के रूप में काम करता है। और उसके साथ ही साथ इससे हजारों काश्तकार भी जुड़े हैं जो जड़ी बूटी का उत्पादन करके इस फैक्ट्री को चलाने में अपना सहयोग करते हैं, उनकी अपनी आजीविका भी चलती है। तो हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, उपवास कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात का विरोध करते हैं, IPCL फैक्ट्री के निजीकरण का विरोध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए और इसको निजीकरण करने से पिछले 1.5 महीने से आवागमन की भारी किल्लत आम जनता को लेकर आम जनता काफ़ी परेशान हो रही है। आपको बता दें कि सड़क मार्ग पर सरकार सिर्फ खानापूर्ति करने में लगी हुई है। इस समस्या के समाधान को लेकर अल्मोड़ा में नगर निगम सभागार में सर्वदलीय संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक मनोज तिवारी सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने शिरकत की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मार्ग बाधित हो गया है। आपको बता दें कि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का जो व्यापार है वो भी चरमरा गया है। बैठक में समिति का शिष्टमंडल जिला प्रशासन व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से मिलेगा व सड़क को तुरंत सही करवाने के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए वैकल्पिक मार्ग की मांग की जाएगी। देखिए, आप जानते हैं कि पारब का क्षेत्र जो है वो बहुत ही खराब हालत में है, बहुत ही दुर्दशा उस सड़क की हो चुकी है और बार बार मलबा आ रहा है और उसको हटाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन मलबा इतना आ जा रहा है कि वो काम दिखाई भी नहीं दे रहा है और काम जो हो भी रहा है मुझे लगता है बहुत ढिलाई से भी चल रहा है। उस पर बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है और जो कुछ वैकल्पिक मार्ग बनाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हमारी लाइफ लाइन है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर संभावत के लिए लोग यहीं से जाते हैं सब जगह और इसमें हमारे यहाँ खाद्यान्न की समस्या पैदा होने लगी है। सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं और
लोगों को अस्पताल अगर जाना है, रिफर किया जा रहा है तो उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर्यटन उद्योग चौपट हो चुका है, तमाम दिक्कतें हो रही हैं। तो इसलिए हमने आज ये बैठक सर्वदलीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में बैठक की है। इस पर लोग आ रहे हैं, अलग अलग सभी वर्गों के लोग हैं, वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं और उन सुझावों को संकलित करके हम जिला प्रशासन को देंगे ताकि उसके माध्यम से सरकार को मांगा जाए और यहाँ पर तात्कालिक रूप से कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बारिश आती है तो फिर और स्थितियाँ बहुत खराब हो जाएंगी। इसलिए आगामी आने वाली दिक्कतों को देखते हुए ये बैठक आयोजित की गई है। जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उस पर कार्रवाई करने के लिए भेजा जाएगा। देखिए, कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है। रूट बंद करके जो टूरिस्ट शहर में आएगा वो भी जिला प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। जो टूरिस्ट का समय है रात को शहर पर आने का, जब मिड नाइट होगी तभी टूरिस्ट रुकेगा। अब 8 बजे अगर हम रूट बंद कर देंगे, वो कैची जाम में फंसता है, अदर जाम में फंसता है, उसका 8 बजे बाद वो आता नहीं है, वो रानीखेत या अन्य शहरों को डाइवर्ट हो जाता है मुख्य शहर को। तो हमारा अल्मोड़ा कारोबार तो पर्यटन बिल्कुल चौपट हो गया है, जिससे पर्यटन कारोबार को तनख्वाह निकालने में और आपके तनख्वाह निकालने में किस्त देने में बड़ी दिक्कत है। दूसरा, शादी बारात को सीजन है, बारातें आ रही, वे बारात जाएंगी भी आएंगी भी, उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो अल्मोड़ा शहर में बारात करना चाह रहे थे वो हल्द्वानी का प्लान कर रहे हैं। अल्मोड़ा का बैंकेट हॉल कारोबार भी ठंडा हो गया है बिल्कुल। हमको रूट बने जब भी बने, लेकिन इस रूट को जो वैकल्पिक मार्ग बने वो तो जब भी बनेगा, लेकिन इसका समय 11 से 6 करना चाहिए कि जिससे कि जो भी टूरिस्ट और शहर में ट्रक या आदि सामान लेके आ जाए और टूरिस्ट भी शहर में एंट्री कर ले। 8 या 9 बजे कोई इसका विकल्प नहीं निकल रहा है। रात को 11 बजे बंद हो, सुबह 6 बजे खुले। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट देहरादून में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत गढ़ी कैंट में लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे उत्तराखंड के सबसे बड़े निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन अत्याधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूर्ण करने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर गढ़ी कैंट क्षेत्र के लोगों को शादी, विवाह व सामाजिक कार्यों के लिए सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में इस भव्य सामुदायिक भवन लोकार्पण, आपको बता दें कि भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जाएगा। मांग थी, अगल बगल की आबादी को जोड़ दें, लगभग 40,000 लोग प्रभावित हो रहे थे। यहाँ पर कोई ब्याह शादी कोई फंक्शन होता था तो लोगों को शहर की ओर जाना पड़ता था और 2.5 लाख से कम में कोई वेडिंग पॉइंट नहीं होता था। और हमने आज 10 करोड़ की लागत से ये वेडिंग पॉइंट या कहने या मिलन केंद्र बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें एक साथ 2 या 3 शादी भी हो सकती है, इतना बड़ा ये बना है। और निश्चित ही इसके बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक तरह पूर्व सैनिक बंधुवर्गीय लोग, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी प्रकट अलाउ नहीं करती थी। जो आदमी 2-2.5 लाख रुपए टेंट में खर्च कर देगा, वेडिंग पॉइंट में खर्च करेगा, फिर वो बेटी को क्या देगा और क्या काम करेगा। लेकिन इसको बनने के बाद यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी और इसके लिए मैं कैंट बोर्ड का, क्योंकि जब तक जगह नहीं मिलती हम पैसा दे सकते हैं लेकिन जगह नहीं हमारे पास नहीं थी, तो यहाँ की तत्कालीन सीओ तनु ने मुझे ये जगह दी और मैं जीओसी का आभार व्यक्त करता हूँ। और शीघ्र ही जनवरी माह में नए साल में तोहफा हम इस क्षेत्र की जनता को है तोहफे के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को तोहफा दिया जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से ये काम मैं करवाऊँ। यहाँ के असिस्टेंट कमांडर, यहाँ के सीओ से बैठकर तो फिक्स करेंगे जिस मंशा से हमने बनाया, एक मिनिमम चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस वो फिक्स करके ये लोगों को दिया जाएगा। और क्योंकि ताकि इसकी, देखिए कोई चीज़ बनाना बड़ा आसान है लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, उसको ध्यान रखते हुए इन चार्जेस को फिक्स किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव शांतिपूर्वक और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो गया है। कुल 57.64% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सफलतापूर्वक संपन्न
हुए मतदान के लिए समस्त अधिकारियों कर्मियों को बधाई दी है। साथ ही सभी जनपद वासियों का, आपको बता दें कि वासियों का भी सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केदारनाथ उपनिर्वाचन में कुल 57.64% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपनिर्वाचन में इस बार कुल 90,875 मतदाता थे, जिनमें 45,956 महिला मतदाता तथा 44,919 पुरुष मतदाता शामिल हुए। उन्होंने बताया कि विधानसभा के अंतर्गत सभी पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन अभी संपन्न हुआ है और आज के दिवस पर जो है 173 पोलिंग स्टेशन पर मतदान संपन्न हुआ। शाम को 6 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया था मतदान के लिए, 6 बजे तक का समय के अनुसार अभी तक 57.64% का मतदान जो है पूर्ण हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं और शांतिपूर्ण मतदान को। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।